मागच्या क्लासमध्ये हम पीछे जो हमारा क्लास हुआ उसमें हमने इकारांत शब्द के कुछ एग्जाम्पल लिए और हमने उकारांत शब्द के हमने प्रत्यय भी सीखे हैं और देखे हैं। लेकिन उनके भी थोड़े उदाहरण लिए हैं, लेकिन ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लिए हैं। तो हम आज उकारांत शब्द जो है, मतलब ह्रस्व उकारांत, अगर ये ह्रस्व उकारांत शब्द अगर पाली टेक्स्ट में या बोलने में अगर जब भी आता है तो उसका अर्थ दूसरे शब्द के साथ जोड़ने के लिए जो भी प्रत्यय होते हैं वो प्रत्यय तो हमने देख लिए। मतलब ये प्रत्यय किस लिए होते हैं, जो विभक्ति के प्रत्यय का हमें उपयोग क्या होता है, हम किस लिए उसको मूल शब्द को उसको लगाते हैं प्रत्यय को, क्योंकि वो शब्द का अर्थ प्रकट करते हैं। प्रत्यय क्या करते हैं, इसका मूल काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट डिक्लेरेशन। वो क्या करते हैं, जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द का अर्थ प्रकट करता है किसके साथ, दूसरे शब्दों के साथ। जैसे कि हमने देखा भूपतिस्स वाणिज्यो, मतलब राजा का व्यापारी। तो ये भूपतिस्स जो डबल स जो है, ये मूल शब्द भूपति को किसके साथ जोड़ता है, वाणिज्यों को साथ, वाणिज्य के साथ जोड़ता है, मतलब व्यापारी शब्द के साथ जोड़ता है। तो ये डबल स का क्या फंक्शन है, मतलब उसका कार्य क्या है कि शब्द को वाक्य में एक दूसरे को बांध के रखना, सूत्र में बांधना और शब्दों का अर्थ प्रकट करना, ये महत्वपूर्ण काम ये प्रत्यय करते हैं। तो पाली भाषा में पाली भाषा में ऐसा कोई अ, दूसरा कुछ नहीं है। बस उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जिसका उसका जो वैशिष्ट्य है, वो वैशिष्ट्य जो है कि ये पूरी पाली भाषा प्रत्ययों से भरी पूरी भरी है। तो जहां भी जाएंगे हम, जो भी शब्द लेंगे तो उसको ये प्रत्यय होता ही है। और वो प्रत्यय का स्थान कहाँ होता है, शब्द के पीछे होता है, मतलब या आगे। मतलब क्या कहेंगे, उसको आगे कहेंगे या पीछे कहेंगे। अगर हमने भूपति लिखा तो उसके आगे स, भूपति स, तो इसे आगे कहेंगे। मुझे भूपति जो शब्द है वो एंड होता है, अंत होता है, तो फिर अंत में डबल स लिखेंगे। ऐसे ही हम शब्द प्रयोग करेंगे, आगे नहीं करेंगे, एंड में करेंगे, मतलब अंत में करेंगे। तो कोई भी शब्द हम लेते हैं तो उसका प्रत्यय शब्द के अंत में होता है, और हर एक शब्द को पाली में प्रत्यय लगता ही लगता है। और उसका अर्थ जो है, ये प्रत्यय ही, शब्द का अर्थ जो है ये प्रत्यय ही प्रकट करते हैं। तो हमें ये प्रत्यय, सभी शब्दों, जो सभी शब्दों के जो प्रत्यय होते हैं वो हमें सीखना है, ध्यान में रखना है या मुखगत करना है, क्योंकि उसके सिवा बात नहीं बनेगी। तो अभी तक हमने अकारांत शब्द के प्रत्यय देखे हैं, हमने इकारांत शब्द के प्रत्यय देखे हैं, और अभी उकारांत शब्द के प्रत्यय देखे हैं। और ये सभी शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है। ये सभी शब्द हमने जो देखे ये पुल्लिंग शब्द है। और अभी इसका हम आगे हम नपुंसकलिंग के जो शब्द होते हैं, अकारांत, इकारांत, उकारांत, ह्रस्व, वो देखेंगे। और बाद में हम स्त्रीलिंग भी देखेंगे। तो ऐसा एक एक करके, मतलब अकारांत, ह्रस्व, इकारांत, ह्रस्व, उकारांत, मतलब ये सब ह्रस्व का जो एक हिस्सा है ये पहले देखेंगे। फिर में हम दीर्घ का देखेंगे, तो दीर्घ ई देखेंगे, इकारांत दीर्घ ऊ देखेंगे। ए एंडिंग, मतलब ए अंत का शब्द तो कोई नहीं है पाली में, सिर्फ ओ जो है वो देखेंगे। और लेकिन ओ एंडिंग का सिर्फ एक ही शब्द है, वो है गो। तो इसी तरह हमारा पूरा जो
हमें जो करना है, देखना है, ये मैंने आपके सामने रख दिया है। तो हम क्यों कहते हैं कि पाली भाषा स्वरांत होती है? मतलब हर एक शब्द के नाम जो होता है, विशेषण होता है, उसके पीछे जो होता है, अंत में क्या होता है, स्वर होता है, इसलिए हम उसे स्वर अंत कहते हैं। तो हमारे स्वर कितने हैं? 8 स्वर है। तो हर स्वर का अंत जो है, वो आने के बाद, हर स्वर अंत में आने के बाद प्रत्यय कैसे बदलते हैं, हम वो अभी देख रहे हैं। तो इसी के साथ हम आज क्या देखने वाले हैं? उकारांत शब्द देखने वाले हैं, कि जो शब्द के अंत में उ आता है उसे उकारांत शब्द कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो है, उसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया है? उसका एग्जाम्पल उ का क्या लिया है? भिक्षु। ये पुल्लिंग शब्द लिया है। तो मैंने दो चार एग्जाम्पल, थोड़े बहुत एग्जाम्पल हमने लिए हैं, लेकिन आज हम हमारे बुक में, मतलब लिली डिसी वाला के बुक में उनके जो कुछ एग्जाम्पल होंगे वो देखेंगे। तो आपके पास, आप सभी के पास लिली डिसिल्वा का किताब है। मैंने पहले पहले ही आपको सबको कह दिया था कि लिली डिसिल्वा का किताब संदेश जी ने आपको ग्रुप पे पीडीएफ के रूप में दिया था। तो सबने उसका प्रिंट निकाल लिया? अगर नहीं निकाला होगा तो आज का दिन आपको आखिरी दिन है, लेकिन मैं किसी को भी पूछूंगा तो उन्होंने मुझे वो किताब दिखाना चाहिए, वीडियो ऑन करके। और अगर नहीं दिखाया होगा तो मैं उसको लेप कर दूंगा, मैं उसे क्लास से निकाल दूंगा। क्योंकि किताब के बिना, नोटबुक के बिना और अपना पेन साथ में रखने के बिना क्लास में ज्वाइन होना, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप ऐसे ज्वाइन होते हो तो सिर्फ आप क्या कथा सुनने आ रहे हो, अभी सुनेंगे और बाद में एक दिन के बाद आप भूल जाएंगे। तो ऐसे विद्यार्थी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस काम है। और ये हम बाबा साहब के मिशन को हम आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो हम हम ही उसको अच्छी तरह से न्याय दे सकते हैं। तो किसी ने ऐसा मन में प्रमाद नहीं लाना है, देख हाँ चलो लेटे 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 सुनते हैं, चलते चलते सुनते हैं, या शुरू कर देंगे फिर रिकॉर्डिंग देखेंगे, इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं, घर में अच्छे तरीके से कपड़े नहीं पहनते। तो ये जो बातें जो है, ये आपकी मन की अवस्था प्रकट करती है, आप कितने सीरियस है बुद्ध धम्म के, बुद्ध की जो वाणी की जो भाषा है उसके प्रति और धम्म के प्रति आप कितने गंभीर हो, ये पता चलता है। तो ये बातें अपने विद्यार्थियों में नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। तरह आशा इसी तरह हम आज पार्ट नंबर 27, आपका बुक अगर आप निकालेंगे सभी विद्यार्थियों को, मैं बताता हूँ कि पार्ट नंबर 87 आपको निकालना है। उसका पेज नंबर मेरे इसमें 98 है। तो शायद आपके बुक में वो कम ज्यादा हो सकता है, 100 हो सकता है या 96 हो सकता है, एक दो पेज इधर या उधर हो सकता है। ओके। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कि जो मैंने जो सिखा, आपको पढ़ाया है, अम, मुनि मुनि शब्द के प्रत्यय जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो वो भी आप आपके सामने रख लो। और भिक्खु शब्द के जो प्रत्यय जो है, वो भी आप अपने पास अपने सामने रखो। मतलब आपको ये जो सेंटेंस है वो उसका ट्रांसलेशन करने में कोई कठिनाई नहीं। ओके। तो यहाँ पे मैं सेंटेंस लेता हूँ। एक नंबर, भिक्खवो
भिक्खवो तथागतस्य तथागतस्य सावका होन्ति। वेरी सिंपल ये सेंटेंस है। तो यहाँ पे अभी आप जैसे जैसे स्वरांत शब्द सीखते जाओगे, मतलब अभी तो सिर्फ आप ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत और अकारांत से सीखे हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको ये सब सेंटेंस जो दिया है, तो उसमें आपको और एक काम करना पड़ेगा कि हर एक शब्द कौन से स्वरांत है ये भी आपको ढूंढना पड़ेगा, मतलब पहचानना पड़ेगा। तभी आप अच्छी तरह से उसका प्रत्यय और मूल शब्द भी आपको मालूम होगा। तो अभी ये भिक्खवो जो शब्द है ये उकारांत शब्द है। ये तथागत जो है ये अकारांत है, मतलब तथागत। यहाँ पे भिक्खु और सावका जो है ये भी अकारांत है। तो देखिए ये भिक्खवो जो है, तो यहाँ पे ओ प्रत्यय लग गया, मतलब भिक्खु का ओ प्रत्यय लग गया। तथागत जो है तो अकारांत है, तो उसका स लग गया। और सावका जो है, सावक मूल शब्द है और आ प्रत्यय यहाँ पे लग गया। तो आपको ये वो पहचानना है। ओके। तो हम पहले ये क्रियापद जो है, ये क्रियापद हम लेते हैं। होन्ति, इसका मूल शब्द है हु, मतलब होना, होना। और अंति जो प्रत्यय है वो वर्तमान काल का यहाँ पे जोड़ा हुआ है। तो वर्तमान काल का ये अनेक वचन हो गया। हु मतलब होना, मतलब होते हैं, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया, होते हैं। ओके। तो ये भिक्ख वो, तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि भिक्ख वो ये शब्द, इसमें मूल शब्द क्या है? भिक्खु है। ये हम कैसे पहचानते हैं? क्योंकि ये वो जो प्रत्यय है, अगर उसको हम बाजू हटा दे, एक तरफ हटा देंगे, तो क्या रहता है? भिक्ख। मतलब ये भिक्ख नहीं है, तो उसका हमने ऊ जो प्रत्यय जो है वो निकाल लिया था, इसलिए उकार निकाल लिया था, इसलिए ये भिक्ख हो गया। तो उसको अ जोड़ दिया वो निकालने के बाद, तो भिक्ख हो गया। तो वो प्रत्यय ओ जोड़ने के बाद भिक्ख ओ हो गया। ओके। तो मूल शब्द है भिक्खु, प्रत्यय हम उसको ओ ओ जोड़ा है, अनेक वचन में है। अभी ये होती है, होते हैं, तो कौन होते हैं? तो भिक्खवो तथागतस्य सावका होती। तो भिक्खवो मतलब ये भिक्खवो क्या है? करता है। विभक्ति कौन सी है? पठमा विभक्ति है। ओके। और इसका अर्थ क्या होता है? भिक्खु, अनेक भिक्खु, मतलब ये अनेक वचन में है ना, अनेक भिक्खु। तथागतस्य, अभी ये तथागतस्य, तथागत क्या है? एक वचन है और ये स लग गया है। अभी तथागतस्य सावका ऐसा शब्द हम मैंने कहा है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि ये तथागत के श्रावक ऐसा हो जाता है। तो तथागत मूल शब्द है तथागत, और स प्रत्यय है, और उसकी विभक्ति जो है छठी विभक्ति है, और वचन एक वचन है, और छठी विभक्ति एक दो तीन चार, क्या रहेगा अभी? तो छठी विभक्ति छठी, एक वचन। तो इसका अर्थ क्या हो गया? तथागत के, तथागत के, मतलब चाची से छठी विभक्ति होती है ना आकारांत में, चाची। तथागत सावका, ये भी आकारांत शब्द है, इसको आ लग गया। और मूल शब्द है सावक, मतलब श्रावक, मतलब सुनने वाले। तो ये भी
प्रथमा विभक्ति अनेक वचन में आ गया, श्रावका, तो ये अनेक श्रावक हो जाते हैं, अनेक श्रावक, अनेक श्रावक। और ये होंती का क्या होता है, होते हैं। तो यहाँ पे अनेक भिक्षु, अभी पूरा हम सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या होता है, अनेक भिक्षु तथागत के अनेक श्रावक होते हैं, मतलब बहुत सारे श्रावक होते हैं। भिक्षु जो है, अनेक भिक्षु तथागत के श्रावक होते हैं, ऐसा इसका इस सेंटेंस का मतलब हो गया। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पे, बंधवो, बंधवो अम्मंग, अम्मंग पश्चितुम, अम्मंग पश्चितुम नगरम मा गामंग आगमिन्सु, आगमिन्सु। तो सेंटेंस आया कि पहली बात जो है वो हमारे रिवाज के तरह क्रियापद को पकड़ना है। यहाँ पे हम आगमनसु ऐसा पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इंसु यहाँ पे प्रत्यय है, और ये इंसु भूतकाल का प्रत्यय है। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है, भूतकाल में है। ओके, तो इंसु हमने प्रत्यय निकाल दिया तो मूल शब्द क्या है, आगम। आगम का मतलब होता है आना, आना। तो इंसु है, ये अनेक वचन है, ये क्रियापद है, मतलब ये प्रथम पुरुष है। अब हाँ, प्रथम पुरुष है, अनेक वचन है। ओके, और कौन सा काल है, अतीत काल, अतीत काल। कौन आते, कौन आए, तो बंधवो, मतलब ये बंधो मतलब ये भी क्या है, अनेक वचन में है। तो इसका मूल शब्द क्या है, बंधु। हम भिक्खु शब्द पढ़े ना, 10वां ऊ, तो ये बंधु, और उसको वो प्रत्यय लग गया, ये अनेक वचन में है, प्रथमा विभक्ति मतलब करता है, ये इसकी पहचान हो गई। ओके, अभी दूल्हा दुल्हन हो गए। अभी ये बारात है ना, अभी इसको हम अभी इनका स्वागत करेंगे। तो पहले क्या करना है, कौन सा शब्द लेना है, अम्मंग। कोई बात नहीं, हम अम्मंग का मतलब क्या होता है, हम्म, अम्मंग का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है, अम्मंग। किसी का हाथ रेज नहीं है। अम्मंग का मतलब क्या होता है, मतलब आशा माने, हाँ। मग म्हणजे आई का सर? आई, यस, माता. यस, 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 गुड। तो ये म्हणजे अम्मंग शब्द का ही अम्मा हो गया है। अभी हम हमारे अभी के लैंग्वेज में अम्मा कहते हैं। ओके, ओके। तो यहाँ पे अम्मंग, तो माता मतलब आई। अभी पस्सी तुम, ये तुम जो है ये निमित्तार्थक प्रत्यय है, तो इसका ये तुम प्रत्यय अगर लग गया तो इसका मतलब होता है, ये पस्सी तुम है ना, तो पस्स बुल है, पस्स का मतलब होता है देखना, और तुम का मतलब होता है के लिए, मतलब देखने के लिए, देखने के
लिए। आगे नगरम्मा, ये महा यहाँ पे प्रत्यय है, नगर ये अकारांत है। एक मिनट। हाँ, तो ये नगरम्मा, हाँ, अगर हम तो ये पंचमी का प्रत्यय है, अकारांत शब्द का, पंचमी का, नगरम्मा। तो इसका मतलब क्या हुआ नगरम्मा का? नगर से, मतलब मराठी में हम कहेंगे नगरापासून, नगर, नगर से। ओके। गामन का मतलब आपको मालूम है, गांव। और इसका विभक्ति है द्वितीय, विभक्ति है एक वचन। तो हम अभी इसका ट्रांसलेशन कैसा करेंगे? बंधु, बंधवो मतलब बंधु, अम्मन मतलब माता को, देखने के लिए, पश्चितुम मतलब देखने के लिए, नगर से, नगरम्मा, नगरम्मा, गामंग मतलब गांव को, आए, आगमिंसु मतलब आए। ये अनेक, सॉरी, अतीत काल है ना, इसलिए इसका मीनिंग ऐसा हो जाएगा। मतलब बंधु, माता, माता को देखने के लिए नगर से गांव आ गए। ओके, इस तरह इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो हमारा मेन जो है बंधुओं, ये हमें समझ में आना चाहिए। बाकी ये जो बाकी का जो शब्द, शेष शब्द जो है, हम बहुत सारे बहुत बार देखे हैं कैसा करना है, क्या करना है। हाँ, आशा माने रेज है, क्या करना है? कुछ पूछना है? हा आशा जयभीम माने। सर. सर हाँ, इथे इथे गावाला आले का गावावरून आले हे, कारण द्वितीय विभक्ती आली आहे ना सर, तर गावास हो ना, आले ना. नाही नाही, गावात नाही, गाव गावाला. गावाला आले. हा, गावाला. गावात आले असं जर म्हणायचं असेल तर मग गावामध्ये, गावात आणि गावामध्ये काय एकच, तर मग हो तुम्हाला तर सप्तमी विभक्ती लावा लागेल. ओके. गावाला ये तर मग. हो, गावाला, गावास किंवा गावाला. धन्यवाद सर. ओके ओके। हाँ, अभी आगे का जो तीसरा हम देंगे, तीसरा उदाहरण जो है, चोरो, चोरो अरण्ये तरवो छिंदितुम, छिंदितुम परसुम आदाय गच्छी। गच्छी। ओके। तो यहाँ पे अगमी पण, अगमी भी है, अगमी का मतलब आए, और गच्छी का मतलब गए, ऐसा हो। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे गच्छी, ये क्या है? अतीत काल, मतलब गच्छ मूल शब्द है, इसको ई लग गया प्रत्यय अतीत काल का, तो ये बन गया गच्छी, मतलब गए। ओके। कौन गए? तो चोरो यहाँ पे हमें दिखता है, तो ये करता है,
तो ये चोरों जो है, ये एक ही चोर है, मतलब चोर। ओके, क्योंकि ये चोर एक मूल शब्द है, ओ उसको प्रत्यय लग गया, ओ। जैसे बुद्ध को ओ लग गया तो बुद्धो होता है, वैसे ही ये, क्योंकि ये अकारांत शब्द है। अरण्य, तरवो, छिंदुतुम, फरसुम आदाय। अभी देखिए, अभी ये दुल्हा दुल्हन हो गया, अभी ये बाकी का हम शब्द लेंगे। अरण्य, अभी अरण्यम का मतलब होता है जंगल। अभी यहाँ पे दो विकल्प है। एक विकल्प कैसा है कि ये द्वितीय विभक्ति हो सकती है या सप्तमी विभक्ति होती है। ओके, तो हम यहाँ पे अरण्य मतलब जंगल को ऐसा लिखेंगे, जंगल को। और दूसरा सप्तमी एक विकल्प है, जंग जंगल में, तर ओ। अभी ये शब्द कौन सा है, इसका मूल शब्द क्या है? कौन बता सकता है इसका मूल शब्द तर ओ का? हाँ, केदारनाथ पाटिल। तरु सर। यस, गुड, वेरी नाइस। तरु, तरु का मतलब क्या होता है? पेड़। पेड़, बहुत बड़ा पेड़ होता है वो, जो ऐसा सीधा बढ़ता है ना, वो। जंगल को, अभी ये एक वचन है या एक वचन है या बहुवचन है? बहुवचन। बहुवचन मतलब पेड़, पेड़ को, पेड़ों को, ऐसा। छिंदी तुम, ये तुम का मैंने आपको बताया, ये निमित्तार्थक है। मतलब ये छिंदी तुम कैसा हो गया? छिंदी प्लस तुम, ये जो तुम प्रत्यय है इसको निमित्तार्थक प्रत्यय कहते हैं। निमित्तार्थक मतलब ये निमित्तक जो है, मतलब या हेत्वार्थक भी कहते हैं। मतलब ये तुम जो है, ये क्या आपको बताता है? हेतु बताता है। ये जो क्रिया जो है ना, ये क्रिया का हेतु बताता है। तो छिंदी प्लस तुम इसको लग गया, तो इसका छिंदी तुम का मतलब क्या हो गया? काटने के लिए, काटना उसका क्या है? हेतु है। ये प्रदर्शित होता है ये तुम प्रत्यय से ही। अभी ये ध्यान में रखिए, निमित्तार्थक या हेत्वार्थक अव्यय बोलते हैं इसे, अव्यय। ये लिख लो आप, ये सब मैंने यहाँ पे दिया है, ये सब आपको आप लिख लो। तुम प्रत्यय ऐसा लिखो, सॉरी, निमित्तार्थक अव्यय या हेत्वार्थक अव्यय, उसका मीनिंग होता है के लिए या हेतु स्पष्ट करने के लिए इसका उपयोग होता है। ऐसा आप अपने नोट डायरी में लिख लीजिए। ओके, तो छिंदी तुम मतलब ये हो गया काटने के लिए। ओके, पेड़ों को काटने के लिए, काटने के लिए। फरसुम, फरसू का मतलब होता है, फरसू का मतलब होता है क्या बोलते हैं हम मराठी में? कुऱ्हाड़ बोलते हैं, कुऱ्हाड़। और हिंदी में क्या कहते हैं कुऱ्हाड़ को? क्या कुछ किसी को मालूम है? काटने का जो होता है परसू, किसी को पता है? हिंदी भाषी केदारनाथ पाटिल, हाँ, क्या कहते हैं इसे? फरसू का मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। कुर्राड़ हम मराठी में बोलते हैं इसको, मराठी। कुल्हाड़ी। हाँ, हाँ, कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी। हिंदी। कुल्हाड़ी हिंदी, पहली या दूसरी? कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी दूसरी सर। दूसरी। हाँ। ओके। आदाय, आदाय ये भी हमने पढ़ा नहीं है, तो इसका मूल शब्द है दा। इसको प्रत्यय लग गया है आ, आए। और ये इसको ये प्रीफिक्स आ लग गया।
और य आय, ये प्रत्यय लग गया। तो ये जो है लेकर, मतलब ये पूर्वकालिक अव्यय है। तो यह मैं आगे बढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा आपको, तब मैं बताऊंगा कि ये क्या है। तो दा का मतलब है, होता है देना, लेकिन आ प्रीफिक्स लगने से उसका अर्थ होता है, उल्टा अर्थ होता है, मतलब आदाय, लेना, अन्य, लेन। लेना, लेकर। ओके, आदाय। तो लेकर इसका नाम होता, मीनिंग क्या होता है, लेकर मतलब घेऊन। मराठी में हम क्या कहते हैं, घेऊन। ओके, लेकर, लेकर। और ये गच्छी का ट्रांसलेशन हो गया गए। तो पूरा ये जो वाक्य है, इसका ट्रांसलेशन इसी तरह हमें करना है। तो चोर जंगल को पेड़ों को काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर गए, ऐसा इसका ट्रांसलेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे मैंने दो विकल्प दिए हैं। तो ये क्यों दिया है, क्योंकि अरण्य जो है ये द्वितीय में भी आता है और सप्तमी में भी आता है। तो कौन सा अच्छा लगेगा, कौन सा अप्रोप्रिएट, विच वर्ड वुड बी अप्रोप्रिएट इन दिस सेंटेंस? क्या आपको लगता है, किसी को कोई सुझाव दे सकते हैं? नहीं सर, जंगल में हमें अच्छा लगता है, या जंगल को ही अच्छा लगता है, ऐसा को क्या कह सकते हैं हम? चोर जंगल को जंगल में, जंगल में। जंगल में, यस गुड, जंगल में। तो चोर जंगल में पेड़ों को काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर गए। तो यहाँ पे देखिए, ये छिंदी तुम क्या है, चोर जंगल में क्यों गए, पेड़ काटने के लिए, काटने के पेड़ लिए। काटने के लिए। तो ये जो तुम जो होता है, वो क्या दर्शाता है, निमित्त दर्शाता है। ये चोर हेतु का दर्शन। जंगल में जाने का निमित्त दर्शाता है, ये तुम, ये ध्यान में रखिए। अभी हम स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में क्यों जाते हैं, पढ़ने के लिए पढ़ने के जाते हैं लिए। ना, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। तो ये पाली में हम कैसा लिखेंगे, सिक्खी तुम, सिक्खी, सिख मतलब सिक्किम है। सीखना। और इसे, सिक्किम। ये तुम प्रत्यय लग गया, तो उसके साथ ई भी जोड़ा जाता है। तो क्या हो गया शब्द, सिक्खी, सिक्खी तुम। तो ये क्या हो गया, ये तुम लगाने से आपका जो उद्देश्य है, हेतु है, पर्पज है, ये स्पष्ट हो जाता है। हम पाठशाला जाते हैं, लेकिन किसके लिए जाते हैं, तो पाली पढ़ने के लिए। भाषा सीखने के लिए, सीखने के लिए, सिक्की तुम। तो इसी तरह ये सिंधी तुम, जहां जहां भी तुम प्रत्यय आएगा, तो वो समझना है ये वो निमित्त दर्शाता है या हेतु दर्शाता है। ये आपको अभी ध्यान में रखना है। ओके। तो इसी तरह इस वाक्य का हमने क्या किया, ट्रांसलेशन किया। और एक सेंटेंस हम लेंगे। ओके। अभी कौन सा आपको, अगर किसी को लगता है कि सर ने ये सेंटेंस लेना चाहिए, ये मुझे नहीं आता है, और सर अगर बताए तो अच्छा होगा, तो कोई आप में से कोई कहे कि सर ये सेंटेंस ले लो, तो मैं वो सेंटेंस आपको स्पष्ट कर दूंगा। कौन सा सेंटेंस लेना है? सर हम्म। सर मी नरवाडे सर बोलतो. हम्म। सर यामध्ये अरण्यामध्ये द्वितीया की सप्तमी बद्दल प्रश्न तुम्ही केला होता. हम्म। तर ते सप्तमी मला योग्य वाटते कारण त्याच्यामध्ये मुवमेंट आहे. झालं ते, झालं झालं बोलून झालं हा, त्या, बरं बरं. ज्यांनी ठीक आहे ठीक सांगितलं आहे. ते, हो हो काय झालं. प्रॉब्लेम. सप्तमी योग्य आहे. हो सप्तमी. हाँ, हम्म. तो कौन सा सेंटेंस लेंगे आप?
6 नंबर का लेंगे। हाँ किसने हाथ रेस किया था? मी आहे सर, मी पाटील बोलतोय. हाँ हाँ। सेतू मी तिथलं नाही आहे सर, ते मराठीच्या यातलं आहे ते. नाही, आपण हिंदीचं पाली करतोय ना, बर, ते ओके सांगायचं. ओके ओके ओके, ठीक आहे सर. हम्म. ठीक आहे. ओके, दुसरं कोणी सांगू शकता? दुसरं कोणी बोलू शकतं? हाँ बोला, टू पार्टिसिपंट. सांगा पटकन, नाहीतर मी माझ्या मनाने घेतो. बोला. करुणा गोडबोले. पितुस धजो रथस पय्यान धूमो पय्यान अग्निनो. हे किती नंबरचं वाक्य आहे? कुठे आहे? आणि हे माझ्याकडे सर हे याचं पुस्तक आहे, मी ऑनलाईन बोलावलं होतं, पाली भाषा प्रवेश, नारायण वासुदेव तुंगार, हा, त्याच्यामधलं आहे सर हे. तर मी तुम्हाला आता लिली डिसिल्वाच्या पुस्तकामधून शिकवतो आहे, आणि मी ते हा. पुस्तक तुम्हाला ओपन करायला सांगितलं. ते हे पुस्तक आहे ना तुमच्याकडे लिली डिसिल्वाचं? हो, नाही, मी आज प्रिंट काढून आणील सर, पुढच्या वेळेस मी दाखवेन पण तुम्हाला. हा, मी नाही, काढून पुढच्या वेळेस आणेल मी. प्रत्येकाला मी बघणार आहे हो पुढच्या वेळेस, आणि जर कोणी नाही दाखवलं तर मी बोलेल, रागवेल. ती वेळ येऊ देऊ नका. आलं लक्षात? मी तुमच्या हो हो, भल्यासाठीच रागवतो आहे, हे लक्षात ठेवा. मला काही बरोबर. तुमच्या दुश्मनी नाही तुमची, किंवा मला काही त्यात मध्ये आनंद नाही. प्लीज यू ब्रिंग दॅट बुक. हा हा. हो सर, ठीक आहे. ओके ओके. 6 नंबरचं घेऊया आपण. भूपती. भूपती म्हणतीही. म्हणतीही. भूपती म्हणतीही. आज अक्षर बरोबर येत नाही. भूपती म्हणतीही सद्धीम. म्हणतीही सद्धीम सिंधू. सॉरी, सिंधु। ये जो मैं उदाहरण लेता हूं, आप भी अपने नोटबुक में लिखते हो या नहीं लिखते हो? सिंधु तरित्वा। सिंधु तरित्वा सत्तवो। सत्तवो पहरित्वा जिनीतुम। जिनीतुम उत्सही। ये बहुत बड़ा सेंटेंस है। तो अभी यहाँ पे हमने जो शब्द नहीं सीखे हैं वो है त्वा। ये यहाँ भी त्वा लग गया है। ओके, बस ये 2 शब्द जो है ये हमने देखे नहीं। तो इसका तरीत्वा मतलब पार करके। ये मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, पार करके। और पहरित्वा मतलब मार कर। मार कर। ओके, म्हणजे पहरित्वा मतलब मारून, आणि तरित्वा म्हणजे पार करून, मराठी में अगर हम बोले तो। ओके, तो बाकी तो ये मैंने तुमको, तुम जो प्रत्यय है ये तो अभी अभी आपको सबको पढ़ाया है। ओके, मुझे नहीं लगता अभी किसी को यहाँ पे कोई अड़चन आएगी। तो ये सिंधु। सिंधु का मतलब होता है सागर। ओके, मंत्री का मतलब होता है मंत्री। भूपति का मतलब होता है राजा। सत्त वो, ये सत्य का मतलब होता है शत्रु। शत्रु। ओके। हाँ, तो अभी एक एक करके मुझे बताइए। तो ये लास्ट सेंटेंस है उदाहरण का, फिर हम आगे जाएंगे। तो पहले क्या करना है, कौन बताता है पहले? मैं एक एक
शब्द का व्याकरण है, ये सबको पूछने वाला हूँ। तो आप सभी आ, आप तैयार रहिए। ओके, जिसको कहना है वो तैयार रहिए। तो उससे ही ये क्या है, ये कौन बता सकता है? उत्सती का मतलब होता है उस ही, उत्सती का मतलब होता है प्रयत्न करना, प्रयत्न करना। ओके, हाँ, कौन बताता है उत्सहती, उत्सही का क्या है ये? उत्सही क्या है? उत्सही, व्हाट इज दिस? यहाँ पे ये सेंटेंस में, ये सेंटेंस में कौन सा क्रियापद कौन सा है? हमारी परंपरा के अनुसार हम क्या करते हैं, सेंटेंस हमें दिया कि क्या करते हैं हम? क्रियापद को ढूंढते हैं। तो यहाँ इस वाक्य में क्रियापद क्या है? हाँ बोलिए माने मैडम। बोला माने मैडम, बोला फटाफट। सर अनम्यूट, हा झालं झालं, अनम्यूट केलं. हाँ। सर उत्सही हम्म याच्यामध्ये शब्द आहे उत्स, आणि त्याला ही प्रत्यय लागलेला आहे. ते हम्म क्रियापद ते भूतकालीन आहे, आणि त्याचा अर्थ होईल प्रयत्न केला. वेरी गुड, गुड। हा सर. अभी, हाँ, अभी कर्ता कौन ढूंढेंगे? कर्ता, करुणा गुलगुले, यू टेल मी, हु इज सब्जेक्ट in this, which is the subject in this sentence? भूपति। Very good, भूपति मतलब राजा। ओके, राजा। हाँ। अभी आगे, मंती ही सद्दिम सिद्धुम तरित्वा सत्तवो पहरित्वा जिनितुम। इसके लिए आगे ये कोई भी बताइए क्या है, कौन सा भी शब्द दे दीजिए, उसका स्पष्टीकरण कर दीजिए। कौन है? बस केदारनाथ पाटिल या अर्चना मेंढे? अर्चना मेंढे, आप क्या बताना चाहती हो इस वाक्य में? कौन सा शब्द लेकर आप उसका स्पष्टीकरण करना चाहते हो? अनम्यूट योरसेल्फ। आप हाथ ऊपर करते हो तो वो अनम्यूट भी करना है पाटिल या? unmute your mic. संदीप जी, जी जी। ये त्यांनी अनम्यूट त्यांनी क्यों नहीं unmute होता? करायला पाहिजे सर। हाँ, मी त्यांना ऑप्शन देतोय तर त्याच्या तिथं ऑप्शन येत असेल। सर आता आलेला, मगांपासून मी ट्राय करत होते. ओके। ठीक है। ओके. ओके, मेंढे, हाँ म- बोलिए। हाँ मनती ही ये तृतीया विभक्ति है सर, और हाँ, सद्धि यानी मंत्रियों के साथ एक वेरी गुड। वचन, मंत्रियों के साथ ये अनेक वचन, यानी मनती ही ये अनेक वचन में है, तो मंत्रियों के साथ। क्या अनेक वचन में है? मन मनती ही है ना सर? हाँ हाँ, तो वो अनेक वचन है ना, हम मंत्रियों एक, के। हाँ मंत्रियों के साथ, हाँ ये तो हाँ, आपने बोला, मंत्रियों लेकिन के एक साथ। वचन ऐसा कुछ बोला ना आपने, एक वचन में नहीं कुछ नहीं, था। अनेक वचन बोला सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। मंत्री ही सद्य मतलब मंत्रियों के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मंत्रियों के साथ, बराबर बोला है आपने। ठीक, गुड। अभी आगे, अभी वंदना कुमार मनोज सावे। हाँ, वंदना कुमार बोलिए। हेलो।
सर हाँ। सत्तव आहे ना, सत्तव. तर हम्म हम्म अं, हाँ, सत्तव सत्तू सत्तू एक वचन, सत्तव अनेक वचन. वेरी शत्रु. गुड, बराबर बराबर, हाँ। हम्म। तो उसकी विभक्ति क्या आएगी लेकिन? सत्तव. सप्तवोपहरित्वा। हाँ। हाँ, शत्रुओं को, हाँ, सत्तव. पहरित्वा का मतलब होता है मारकर, मारून। तो किसको मारून? किसे शत्रु. मारकर? शत्रुओं को मारकर। शत्रु. हाँ, नहीं। तो शत्रुओं को ऐसा हम हिंदी में बोलते हैं, तो मराठी में क्या बोलेंगे? शत्रुंना. शत्रुना। तो पर फिर शत्रुना हमने कहा है, तो वो फिर कौन सी विभक्ति आएगी? को. हाँ। को. को जो किया. स, ला, ना, नो वगैरे, ही कोणची विभक्ती असते? सत्तव जो किया. अं, विभक्ती शत्रुओं। प्रथम नहीं, शत्रुओं को. अं, पंचमी सर. पंचमी कशी येईल हो? वो कुठे काय पंचमी मध्ये काय तुम्हाला कधी कुठे बघितला तुम्ही हो? पंचमी विभक्ती मध्ये बघितला का हो? उकारांत शब्दाचे प्रत्यय काढा आणि तिथे ओ ओ कुठे येतो प्रत्यय ते बघा बरं, कुठे येतो? पंचमी मध्ये येतो का? पठमामध्ये येतो का? अरुण गई गोवाल। हाँ बताइए आप। गई गोवाल। अनम्यूट। हाँ। द्वितीयामध्ये अनेक वचन. द्वितीयामध्ये अनेक वचन, गुड गुड. द्वितीयामध्ये काय? अनेक वचन. मतलब शत्रुंना, मतलब शत्रु को. द्वितीय तुम्हाला तुम्हाला शिकवलंय ना, स, ला आणि ना, हे द्वितीय विभक्तीचे प्रत्यय आहेत ट्रान्सलेशन करताना. आणि ओ जर तुम्हाला जर येतो आहे, तुम्ही तिथे सत्त ओ म्हणताय, सत्त सत्त ओ म्हणताय, तर तो ओ प्रत्यय तिथे कुठे पंचमीमध्ये येतो, पटमामध्ये येतो, तर त्याचं ट्रान्सलेशन तुम्हाला, तुमची विभक्ती चुकली की तुमचं ट्रान्सलेशन चुकलं समजायचं. ओके. म्हणून मी तुम्हाला काय म्हणतो की विभक्ती आपलं, सॉरी, मूळ शब्द तुम्हाला समजल्यानंतर तुम्ही तिथे तुमचा प्रत्यय काय आहे तो शोधा, आणि तो प्रत्यय कोणत्या विभक्तीमध्ये आहे ते शोधा. आणि ती विभक्ती तुम्हाला समजल्यानंतर, आता हा ओ पहिल्या आणि दुसऱ्या विभक्तीमध्ये आहे हे तुम्हाला समजल्यानंतर, मग त्या विभक्तीचा अर्थ त्या शब्दाला लावा. हाऊ इट इज सिम्पल, व्हेरी इझी. किती मी तुम्हाला वेळा सांगितलेलं आहे, कोड करून सांगितलेलं आहे, तरी सुद्धा तुमच्या लक्षात राहत नाही. तुम्ही आपलं रॅन्डम 4-5 दगड घेता हातात आणि देतात माझ्या अंगावरती टाकून. जर आलं बरोबर तर आलं, नाहीतर सर नंतर स्पष्टीकरण करणारच आहे. एकतर चांगल्या पद्धतीने सांगतील प्रेमाने, नाहीतर रागवून सांगतील, पण सांगणार तर आहेच. हे तुम्हाला माहीत होऊन गेलेलं आहे. म्हणून तुम्ही विचार न करता मला काहीतरी उत्तर देऊन टाकतात, संपला विषय. प्लीज डोंट डू दॅट. आलं लक्षात? तुम्ही नियमानुसार व्यवस्थित विचार करून हे करा, उत्तर द्या. ओके, ठीक आहे. एकदा चुकलं तर काही प्रॉब्लेम नाही, मी सांगतोच आहे तुम्हाला. ओके. हाँ, नेक्स्ट. राजा मंत्रियों के साथ. ओके. सत्तो ओ काय लिहिलं? शत्रुंना. ते मी लिहून ठेवतो, शत्रुंना. अभी कौन सा शब्द रहेगा? ये पार करके, ये सिंधु रहेगा ना? सिंधु। और क्या रहेगा? जिनी तुम, ये भी है ना, जिनी तुम। ओके। जिनी तुम। तो ये जिनी तुम का मतलब
विजय पाने के लिए, मतलब जिंकण्यासाठी म्हणतो आपण त्याला. मराठी में क्या कहते हैं, जिंकण्यासाठी. हेतू काय आहे इथे, जी म्हणजे काय, जिंकणे. पाली जी हा जो आहे ना, तो धातू, त्याचा मग जिनाती वगैरे असं ते त्याचं पुढचं ग्रामर आहे, ते सोडून द्या. पण जिनीतून म्हणजे काय, विजय प्राप्त करने के लिए. इस विजय प्राप्त करने के लिए, ऐसा. परहेत्वा मतलब मारकर. सत्व म्हणजे शत्रूंना. आणि सिंधुम, सिंधुम का कौन क्या मतलब समुद्र को. समुद्र या समुद्र को लिया तो भी चलेगा, नहीं लिया तो भी चलेगा. ओके. राजा मंत्रियों के साथ समुद्र पार करके, ये इधर है. ओके. शत्रुओं को या शत्रुना, शत्रुओं को, शत्रुओं को पहरित्वा मतलब मारकर, मारकर किंवा मार के नहीं होना, मारकर ही हुई. मारकर विजय प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए. उत्साही मतलब प्रयत्न कर किया, प्रयत्न किया या कोशिश की, ऐसा भी हम लिख सकते हैं. ओके. तो ये पूरा सेंटेंस का जो मीनिंग जो है क्या हो जाएगा फिर, राजा मंत्रियों के मंत्रियों के साथ समुद्र समुद्र पार करके शत्रुओं को मारकर विजय प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए उससे ही मतलब कोशिश की या प्रयत्न किया. तो यहाँ पे राजा के बजाय हम अभी ये क्या है, कोशिश की या प्रयत्न किया. तो किसने किया, राजा ने किया. तो हम यहाँ पे राजा ने मंत्रियों के साथ समुद्र पार करके शत्रुओं को मारकर विजय प्राप्त करने के लिए कोशिश की. ओके. राजा ने, ये अलग से. तो ये इसका ट्रांसलेशन हो गया. तो ये वाक्य से हमें क्या सीखना है, तो ये मैंने आपको बताया कि ये तुम तो मैंने बताया क्या है, लेकिन ये सत्तवो, सिंधुम, मंती ही, सद्दीम, भूपति, ये जो शब्द है इसका व्याकरण कैसे करना है, लिखना है, ये मैंने आपको भी ये पहले से ही बता दिया. और ट्रांसलेशन कैसे करना है, ये एक एक शब्द को लेकर उसका पहचान करके, उसके प्रत्यय का पहचान करके, पहचानने से फिर उसका अर्थ निकालना है. ओके. अभी ये उकारांत शब्द के बारे में, उकारांत शब्द के बारे में किसको कोई शंका है या डाउट है, या इकारांत शब्द के बारे में डाउट है. मैंने अभी बहुत सारे उदाहरण भी लिए हैं, इकारांत और सॉरी उकारांत. ये बुद्ध शब्द लिया है, ये मुनि शब्द लिया है, और ये भिक्खु शब्द लिया है.
ये बुद्ध शब्द के प्रत्यय जो है ये भी मैंने आपको पढ़ाया, पठमा द्वितीया। ये मुनि के भी पढ़ा है, पठमा से सप्तमी तक, और भिक्खु के भी पढ़ाए हैं। ओके, तो यहाँ पे मुनिया और भिक्खु का जो पठमा और द्वितीय विभक्ति जो है, ये दोनों सिर्फ चेंज होते जाते हैं। बाकी सब तृतीया से वैसे ही रहते हैं, मतलब सेम ही रहते हैं। तो ये जो शब्द है, ये अकारांत, इकारांत, उकारांत, ये अलग अलग शब्द वाक्य में आते हैं, तो हम उसका संबंध कैसे दूसरे को जोड़ते हैं, और उस वाक्य का अर्थ कैसे निकालते हैं, ये भी हमने अभी एग्जाम्पल के तौर पर सब जगह सीखा है या सीखने की कोशिश की है। तो सभी इसके बारे में किसी को कोई शंका है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो कृपा करके पूछे। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं यही शब्द का नपुंसकलिंग जो प्रत्यय जो होते हैं, मैं आपको उसको पढ़ाऊंगा। ओके। अकारांत, इकारांत, उकारांत। हाँ, बोला सावे साहेब, बोला। हा सर, जय भीम सर. हाँ जी। आ, हा सर, समजलेलं आहे. पण माझं काय नाही, फक्त ते उकारांत मध्ये हाँ, जो भिक्खू घेतलेला आहे त्यामध्ये दोन असतो भाग, एक ऱ्हस्व आणि दीर्घ. तर ते कसे सर ओळखायचे? ऱ्हस्व उकारांत आणि दीर्घ उकारांत. नाही, आपण ऱ्हस्व शिकलो ना आतापर्यंत. हा, नाही नाही, हा म्हणजे त्यात दोन असतात म्हटलं ते उकारांत मध्ये. हे तर मला माहिती आहे ना, की हो. दोन असतात म्हणून. ऱ्हस्व असतात आणि दीर्घ असतात, हे मलाही माहिती आहे. हा. पण वी आर नाउ लर्निंग ओनली ह्रस्व उकारांत शब्द, वर्ड्स. तर त्या बरं. संदर्भात तुम्हाला काही अडचण आहे? नाही नाही सर, काही अडचण नाही सर, काही अडचण. हा. ओके सर. आणि हा, दीर्घचा समजलेलं आहे जो सर. आहे विषय, तो आपण याच्या नंतर शिकणार आहोत. हो सर, हो. बरोबर. हा, काही म्हणजे नाही, वन अडचण बाय नाही सर. स्टेप बाय स्टेप मी शिकवतो आहे, कारण तुमचं कन्फ्युजन नको व्हायला. आता मी हो. नपुंसकलिंगी शब्द घेतो आहे याचे, कारण ते लगेच होतील, ते सोपे आहेत फार, म्हणून तो भाग बरं. मी सध्या लवकर घेतो. आणि आफ्टर दॅट विल गो यस और सी जर ह्रस्व उकारांत, ह्रस्व इकारांत, आपलं सॉरी, दीर्घ इकारांत अँड दीर्घ उकारांत वगैरे. सॉरी. हो सर, ठीक ओके. आहे, धन्यवाद. हा. काय कोणाला अडचण नाही? कोणाला काही क्वेश्चन विचारायचे नाही? का कोणी घाबरत आहे? घाबरू नका. हॅलो. मग आम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही सर, असं तरी म्हणा कोणीतरी, असं कोणाच्या तरी वतीने प्रतिनिधी, की जर आम्हाला कोणाला काही शंका नाही किंवा कन्फ्युजन नाही, आम्हाला सगळं कळालेलं आहे, असं तरी म्हणा, म्हणजे मला पुढे काहीतरी बोलता येईल. तुम्ही कोणीच बोलत नाही तर मी काय समजायचं? हॅलो. हा, बोला. करुणा गोडमाले मॅडम, संजीवनी. हा, नवीन दिसत आहेत कोणी, बोला संजीवनी. मी बोलू का सर? हा, बोला बोला. ह्या दुसरं वाक्य जे आपण दिलेलं आहे, हं. भूपती म्हणतीही सिंधू तरित्वा सतवो पहरित्वा जिनितू उत्साहे. म्हणजे याच्यामध्ये आपण आता उकारांत शब्द पाहताय, तर उकारांत म्हणजे मग सिंधू आणि जिनितू हे हे ओळखायचे आहे का, की हे आपल्या उकारांत प्रत्यय आहे म्हणून ह्या वाक्यावरून, शब्दावरून?
नाही, सिंधू हा शब्द हो तर तेच म्हणजे ओळखायचे कसे. आता याच्यामध्ये चोरो अरण्य तरव सिंधीतू फरसू आदाय गच्छे. तर हे जे आहे तर याच्यामध्ये सिंधीतू आहे, चोरो आहे म्हणजे हे उकारांत शब्द आहे. याच्यावरून आपण आणि फरसू आहे तर हे उकारांत आहे. तर मग ह्या दुसऱ्या वाक्यामध्ये उकारांत शब्द मग हे सिंधू आणि जिनीतू येते. तर हे याचे आणि सतव येते. तर हे याच्यावरून मग आपण हे उकारांत शब्द आहे असं हे वाक्य ओळखायचं का सर मग? सिंधू, हे बघा, मी तुम्हाला मूळ शब्द कसा ओळखायचा ते सांगितलेलं आहे. मूळ शब्द काय, कसा ओळखायचा. आता हा सिंधूम शब्द आहे नाही का, हा. सिंधूम शब्द आहे. तर याला कोणता प्रत्यय जोडलेला आहे? ऊ. सिंध नाही, अधिक सिंध अधिक ऊ. हा ऊ जो आहे ना मॅडम, हा प्रत्यय नाही, हा तो स्वर आहे. आणि तो स्वर आहे. हा ऊ तुम्ही जे म्हणतायत ना, तो प्रत्यय नाही. आलं लक्षात. हम्म. हा जो अंग, हा जो आहे ना, हा अंग प्रत्यय आहे. अनुस्वार इथे हा. बघा, जो सिंधूच्या वर. हो. मग हा जर काढून टाकला तर सिंधू हा शब्द आपण नुसता असा लिहू. ओके. हा. मग सिंधू शब्द म्हटल्यानंतर सगळ्यात शेवटी कोणत्या स्वराचा उच्चार होतो? सिंधू ऊचा. असं आपण. हा, हा. हा. काय, बोला ना, काय, कसला उच्चार सिंधू होतो? म्हणजे ऊचा होतो. हा, म्हणजे ऊ जो स्वर आहे त्याचा उच्चार होतो की नाही सगळ्यात शेवटी अंताला. हो. हा. मग तुम्हाला हे समजलं पाहिजे की ह्या शब्दाला उच्चारल्यानंतर सगळ्यात शेवटी ऊ स्वराचा उच्चार होतो, म्हणजे हा उकारांत शब्द आहे. हो तेवढंच विचारायचं होतं सर मला हा, की हे बर. उकारांत शब्द आहे म्हणून. हा हा तेवढंच. हा. हा, आता दुसरा तुम्ही जे म्हटला, जिनी तुम. हा. जिनी तुम, तर हा तुम आहे. ओके, इथे तुम आहे. तर हा जो हा. तुम जो आहे, मी आताच थोड्या वेळापूर्वी तुम्हाला शिकवलं. हा तुम हा एक प्रत्यय आहे. हा. आणि त्याचा अर्थ होतो के लिए, म्हणजे साठी. ओके. तर हा. हा जो आहे जिनीतून, हा काही उकारांत शब्द नाही, हा त्याला प्रत्यय जोडलेला आहे, तुम. हा. आणि हा जिनी जो आहे, हा जी, हा एक मूळ धातू आहे. हे हा नाम नाही. आलं लक्षात. हे क्रियापदाचा कृदंत शब्द आहे हा. आलं लक्षात. आपण हे जे उकार वगैरे जे आहे, स्वर जे आहे, ते फक्त नामाला जोडतो. सिंधू हे नाम आहे की नाही, हो. आहे की नाही. आणि जी म्हणजे जिंकणे, मग हे क्रियापद झालं की नाही. हो. तर हा त्यामध्ये हा तुम जो आहे, हा काय आहे, प्रत्यय आहे. कशाचा? निमित्तार्थक अव्ययाचा प्रत्यय आहे. तर हा शब्द जो आहे, हा उकारांत शब्द नाही होत. आलं लक्षात. हा तुम्ही आता तुम म्हणताय, मग याला उकार आला म्हणून तुम्ही तसं म्हणताय. इट इज रॉंग. दुसरं काय तुम्ही शब्द वापरला आणखी? सत्तव. 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 हा, हो. आता हा सत्त ओ शब्द आहे. ओके. मग तुम्हाला माहित आहे की आपण काय म्हणतो, प्रत्यय केव्हा लागतो, कुठे लागतो? शब्दाच्या शेवटी लागतो, अंताला लागतो, आहे की नाही. तर हा ओ प्रत्यय आहे, हे तुम्हाला माहित पाहिजे. कारण तुम्ही ते पाठ केलं तरच तुमचा कळेल ना की हा ओ प्रत्यय आहे. आणि हा ओ प्रत्यय कोणत्या विभक्तीमध्ये आहे? प्रथमा विभक्ती आणि द्वितीय विभक्ती. कोणत्या शब्दामध्ये? उकारांत शब्दामध्ये. म्हणजे ज्या शब्दांच्या शेवटी ऊचा उच्चार होतो, ऊ स्वराचा उच्चार होतो, त्यामध्ये प्रथमा आणि द्वितीयामध्ये येतो. भिक्खू शब्दाचे तुम्हाला माहिती आहे ना प्रत्यय? भिक्खू, भिक्खू, दुसरा भिक्खू, भिक्कवो. भिक्कवो. मग हा ओ जो आहे प्रथमा विभक्ती आणि याच्यामध्ये आला. ओके. तर हा जो ओ जो आहे, हा प्रत्यय आला.
तर आता या ठिकाणी सत्त जो आहे, तर याला त्याचा ऊ जो आहे तो परत जोडला म्हणजे तो मूळ शब्द झाला. सत्तू हा त्यातला मूळ शब्द झाला. आणि सत्तू म्हणजे काय? शत्रू. तर हे तुम्हाला प्रत्ययावरनं कळालं पाहिजे की हा मूळ शब्द कोणता आहे. तर हा सत्तू ज्यावेळेस त्याला आपण उकार लावला त्यावेळेस हा उकारांत शब्द झाला. आलं लक्षात? हा सिंधू शब्द त्याचा अंग हा प्रत्यय काढून टाकला तर तो सिंधू शब्द झाला. सत्तवोचा ओ काढून टाकला तर आणि त्याला ऊ प्रत्यय जोडला त्यावेळेस तो सत्तू झाला म्हणून तो उकारांत शब्द झाला. तर असं तुम्हाला शब्द विकारांत कोणचा उकारांत कोणचा हे तुम्हाला ओळखता आलं पाहिजे. आणि तर त्यानंतर याच्यावरूनच ओळखायचं का सर मग हे उकारांत आहे म्हणून प्रत्यय? कशावरून? हे आता सिंधू झालं आणि हे सत्तवो झालं आणि जिनीतू झालं, याच्यावरून हे उकारांत आहे हे ओळखायचं का म्हटलं? आता मी तेच तर सांगते तुम्हाला हो की तर असंच तेच. हो ओळखायचं म्हणून. हो परंतु ठीक हे आहे सर. जिनितुम हे उकारांत नाही. हा शब्द हा उकारांत नाही, हे धात क्रियापद आहे. फक्त धात सत्तव हा आणि सिंधू हे ते अशा हो पद्धतीने उकारांत शब्द आहे हे असं ओळखायचं. ठीक आहे सर, धन्यवाद. शेवटी प्रत्यय काय आहे त्याच्यावरनं तो शब्द ओळखायचा कोणत्या स्वराचा आहे अंत. ओके. ठीक आहे. ओके, हा. धन्यवाद. अजून ओके, थँक्यू. अजून कोणाला विचारायचं अजून? संजीवनी हा संजीवनी सर, नमो हा बुद्धाय, जय भीम. हा जय. हा, काही नाही सर, काही शंका नाही आहे, अगदी व्यवस्थित समजते. मी कोल्हापुरातून बोलते. बऱ्याच वेळेला बोलायचा प्रयत्न करते पण ते सगळ्यांना संधी मिळायला पाहिजे. अच्छा अच्छा, हा हा, बोला ना. ओके सर, खूप छान समजते, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. ओके ओके, थँक्यू. नाही आता ओके काय ओके सगळेच सर, ओके. सगळेच सगळेच व्यक्ती सारखे नसतात. कोणाला लवकर समजतं, कोणाला उशिरा समजतं, कोणाला हो आणखी हो हो हो. थोडा स्ट्रेस दिला की समजतं, कोणाला मध्यम. म्हणजे प्रत्येकाची क्षमता वेगवेगळी असते ना. बरोबर आहे, त्यामुळे बरोबर आहे. मला ते थोडस समजून सांगावं लागतं. काय हो हो हरकत हो, नाही एकदम व्यवस्थित सगळ्यांना. व्यवस्थित समजते. ओके ओके, थँक्यू ओके थँक्यू. सर, तुम्हाला काही थँक्यू सर. प्रॉब्लेम नाही ना? ओके. नाही नाही नाही, ओके. विद्यार्थी आपले विशाखा मॅडम काही म्हणणार होते का? तर नाही, ओके ओके. आता इथे बघा, आपण अकारांत शब्द शिकलो. अकारांत शब्द म्हणजे काय? ज्या शब्दाच्या शेवटी अस्वराचा उच्चार होतो त्याला अकारांत म्हणतो. तो बुद्ध शब्द आपण घेतला, बुद्ध. ओके, बुद्ध म्हणताना शेवटी अचा उच्चार होतो. नंतर इकारांत शब्द घेतला आपण, इकारांत शब्द. त्याचं उदाहरण आपण मुनी यांनी घेतलं, कारण मुनी शब्द आपण उच्चार केला तर त्याचा शेवटचा स्वर काय येतो? ई होतो, म्हणून मुनी. आणि नंतर भिक्खू. ओके, सॉरी, उकारांत शब्द, उकारांत शब्द. ओके, भिक्खू. भिक्खू शब्द उच्चार केला तर काय होतो? सर्वात शेवटी ऊचा उच्चार होतो. ऊ हा स्वराचा उच्चार होतो. ओके. तर यामध्ये आकारांत मध्ये प्रथमा विभक्ती जी आहे आणि द्वितीय विभक्ती जी आहे काय आहे? बुद्धो आणि बुद्धा. इथे ओ प्रत्यय आहे, इथे आ प्रत्यय आहे. बुद्धम आणि बुद्धे. इथे अंग प्रत्यय आहे आणि इथे ए प्रत्यय आहे. त्याचप्रमाणे इकारांत मुनीचा कसा आहे? मुनी शब्द जसा आहे तसा. नंतर मुनी आणि मु न यो हे बहुवचनामध्ये आहे. त्याचप्रमाणे द्वितीय विभक्ती जी आहे मुनी, मुनी, मु न यो. ओके. उकारांत शब्दामध्ये काय? एक वचनामध्ये भिक्खू, भिक्खू,
भिक्खवो, नंतर भिक्कुम, भिक्खू, भिक्खवो. ओके. हे मी असं का लिहितो आहे की आपल्याला एकदम शॉर्ट मध्ये आपल्याला नपुसक लिंगाचे हे शिकायचे आहे. आता हे सगळे शब्द काय आहेत? पुल्लिंग आहे. हे सगळे शब्द काय आहेत? पुल्लिंग आहेत. ओके. तर प्रथमाचा अर्थ तुम्हाला माहिती आहे, करता. द्वितीयाचा अर्थ तुम्हाला माहिती आहे, कम्म, म्हणजे स आणि ला ट्रान्सलेशन करताना आपण ते वापरतो. ओके. आता जर अभी हम नपुंसक लिंग लेते हैं तो अकारांत शब्द जो है नपुंसक लिंग, तो वो कौन सा है, कौन से शब्द है? तो वो हम फल शब्द लेंगे. जैसे पुल्लिंग बुद्ध शब्द लिया, उसी तरह हम क्या लेंगे? नपुंसक लिंग का शब्द जो लेंगे वो फल शब्द लेंगे. फल म्हणजे फळ. ओके. फल, फल. ओके. अतः नपुंसक लिंग का शब्द हम फल लेते हैं, तब क्या होता है? ये प्रथमा विभक्ति और ये द्वितीय विभक्ति, सब लोग ध्यान से सुनिए. हाँ, ये बहुत ही मतलब ध्यान से सुनने वाली बात है. अगर ये आपका इसमें कंफ्यूजन हो गया तो वो आखिरी तक कंफ्यूजन रहेगा. ओके. तो फल शब्द नपुंसक, मतलब मराठी में हम काय म्हणतो? ते फळ म्हणतो. म्हणून फळ हा जो शब्द जो आहे हा काय आहे? नपुंसक लिंग आहे. ओके. तो ये फल जैसा शब्द पाली में बहुत सारे हैं. कौन कौन से है? चित्त शब्द है, मतलब ते चित्त, चित्त है, पुण्य है, और पाप है. ये सब नपुंसक लिंग शब्द है. रूप है, हाँ, सुख है, दुख है, सुख, दुख. हम तो दुख या तो पाप या तो चित्त ऐसा नहीं कहते. तो क्या कहते हैं मराठी में? ते चित्त, ते पुण्य, ते पाप, ते रूप, ते सुख, ते दुख, मतलब नपुंसक लिंग हो गया. हाँ, मतलब वो जो स्त्रीलिंग भी नहीं है और जो स्त्रीलिंग भी नहीं है उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं. तो फल शब्द हमने लिया तो एक वचन में उसका प्रथमा विभक्ति फलंग हो जाएगा, फलंग. तो यहाँ पे देखिए पुल्लिंग में क्या होता है? प्रथमा विभक्ति एक वचन ओ लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या लग गया? नपुंसक लिंग में अंग लग गया. ओके. और बाद में अनेक वचन में क्या होता है? फला, फलानी. तो द्वितीय विभक्ति में आ प्रत्यय जो है वो लग गया फल को, फला. और आनी प्रत्यय लग गया, मतलब यहाँ पे आ ये प्रत्यय है और यहाँ पे आनी प्रत्यय है. ओके. आनी. फलंग, फला, फलानी. एक वचन फलंग, प्रथमा विभक्ति, और अनेक वचन में फला, फलानी. द्वितीय विभक्ति में भी फलंग ही होता है, फलंग. यहाँ भी अंग प्रत्यय लग गया. ओके. और अनेक वचन में फले, फलानी. अनेक वचन में फले, फलानी. ओके. तो यहाँ पे देखिए द्वितीय विभक्ति में फलंग, फले, यहाँ पे नपुंसक लिंग में. और पुल्लिंग में क्या होता है? बुद्धंग, बुद्धे. मतलब ये दोनों सेम है.
एडिशनल क्या होता है, आनी प्रत्यय लगता है, नपुंसकलिंग आनी प्रत्यय लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आनी प्रत्यय लगता है मतलब फल पेड़ से गिरता है। हम अभी इसका उपयोग कैसे करेंगे, रुक्षस्मा, रुक्षस्मा फलं पतति, यही वाक्य हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फलं रुक्षस्मा पतति, ये यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रियापद क्या है, पतति है, मतलब गिरता है, वर्तमान का ती प्रत्यय लग गया ना। तो कौन गिरता है, गिरने की क्रिया कौन कर रही है, कौन कर रहा है, तो फल कर रहा है। तो वो क्या हो गया, कर्ता हो गया, फल क्या हो गया, कर्ता हो गया। ओके, तो कर्ता है कौन सी विभक्ति में आता है, पठमा विभक्ति में आता है, तो ये पठमा विभक्ति हो गया। हम अभी तक क्या पढ़े हैं कि अंग प्रत्यय आ गया तो हम कहते हैं कि वो द्वितीय विभक्ति में है। तो अभी एडिशनल हमको ये वाक्य में अगर कोई शब्द आया तो हमें एडिशनल क्या ढूंढना है, पहचानना है, ये शब्द पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है। ये एडिशनल आपको अभी ढूंढना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा। उसी हिसाब से फिर आपको प्रथमा विभक्ति या द्वितीय विभक्ति है ये आपको निश्चय करना है। ओके, फलंग रुक्षस्मा पतति मतलब फल झाड़ से, पेड़ से गिरते हैं। ओके, तो गिरने की तो क्रिया फल करता है, तो ये फल जो है ये पठमा में आ गया। ओके, और अगर द्वितीय विभक्ति का हम अब अगर उसका उपयोग करेंगे तो कैसा करेंगे, बालको, बालको फलं खादति। अभी देखिए इस वाक्य में भी फलंग है और इस वाक्य में भी फलंग है, लेकिन ये दोनों फल जो है फलंग का क्या फंक्शन अलग है, मतलब स्टेटस दर्जा अलग है। इसमें ये पठमा विभक्ति कर्ता के रूप में है और ये दूसरा जो वाक्य है इसमें ये कर्म के रूप में है, मतलब इसका एक्शन जो है, फंक्शन जो है क्या है, कर्म के, मतलब लड़का फल को खाता है, मतलब मुलगा फळास किंवा फळाला खातो। तो यहाँ पे ये कम हो गया लेकिन यहाँ पे कर्ता हो गया। तो ये आपको समझना है, अगर नपुंसकलिंग शब्द आया तो वो प्रथमा में है या द्वितीय में है, ये आपको अच्छी तरह पहचानना है। ये तो बहुत ही कसरत वाला काम है, लेकिन अगर आपको पता चल गया, आप अगर अच्छी तरह से शब्द पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है, ये अगर आपको अच्छी तरह से पहचानना आ गया तो इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। उसी तरह फला और फलानी, ये फलानी फलानी दोनों में है, प्रथमा विभक्ति में है और द्वितीय विभक्ति में है। तो अगर हम ये पहला जो वाक्य है फलंग रुक्षस्मा पतति, तो यहाँ पे अगर हम अनेक वचन कर दे, ये फलंग हम अभी यहाँ से हटा देते हैं। ओके, अनेक वचन में करना है तो कैसा लिखना है, फलानी, फलानी रुक्षस्मा पतंती, पतंती मतलब बहुत सारे फल पेड़ से गिरते हैं। तो ये फलानी जो बहुत सारे फल है ये कर्ता में आ जाएंगे अनेक वचन में ये शब्द। लेकिन यही शब्द अगर हम यहाँ पे यहीं पे लिखेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाए, फलानी खादती, ये इसको हम कट करना हटा देंगे, बालको फलानी खादती, बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक बालक बहुत सारे फल को खाता है। तो ये फलानी यहाँ पे
कम्म में आ गया, कम्म में आ गया। तो विभक्ति का फंक्शन ही वही है या अर्थ वही है कि एक ही शब्द को वो अलग अलग विभक्ति में, मतलब केस में उसका अर्थ अलग अलग बताता है। इसका ही मतलब विभक्ति है। मतलब एक शब्द को 7 जगह अगर आपने विभक्त कर दिया, मतलब उसको डिवाइड कर दिया, तो वो डिवाइड जैसे जैसे जिस जिस विभक्ति में जाएगा तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये आपको सीखना है, मतलब ध्यान में रखना है। ओके। अभी ये चित्त है, ये पुण्य है, पाप है, रूप है, सुख है, ये शब्द लेकर हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने प्रथमा और द्वितीया ये दोनों ही विभक्ति ली, लेकिन आगे क्या होता है, आगे तृतीया के आगे क्या होता है ये हम अभी देखेंगे। तो तृतीया जो है, तृतीया से लेकर सप्तमी तक, ओके, तो तृतीया से लेकर सप्तमी तक जो भी प्रत्यय है वो पुल्लिंग के जो प्रत्यय हमने देखे हैं बुद्ध शब्द के, जैसे बुद्धे न है, बुद्धे ही है, बुद्धे भी है, उसी तरह तृतीया से लेकर सप्तमी तक वही प्रत्यय आएंगे। मतलब फलेन, फले ही, फले भी, फलस्य, फलाय, फलानन। ओके। बाद में पंचमी आ जाएगी, फलस्मा, माँ, फले ही, फले भी, और छठी फलस्स, और अनेक वचन में फलानम, और फले, फलस्मिन, फलम्नि, और फलेसु। मतलब ये तृतीया से सप्तमी तक वही प्रत्यय लगेंगे जो कि बुद्ध शब्द पुल्लिंग में जो होते हैं। वो सिर्फ कौन सा चेंज होता है, प्रथमा और द्वितीया। फलंग, फलंग, फला, फलानी, फलंग, फले, फलानी। तो इसी तरह ये हमने अकारांत का पुल्लिंग शब्द बुद्ध एग्जाम्पल लेकर उसके प्रत्यय हमने पढ़े, और उसी तरह नपुंसकलिंग फल शब्द लेकर हमने उसके प्रत्यय प्रथमा से सप्तमी तक हमने देखे। ओके। तो इसी तरह हमें इकारांत का भी करना है और उकारांत का भी करना है। तो हम कल ये दोनों का हम जो है नपुंसकलिंग जो है वो देखेंगे। और अभी तो मैंने सिर्फ आपको फल शब्द मतलब अकारांत का ही बताया है। तो इसमें अगर किसी को कोई शंका है, किसी को कोई समझ में नहीं आया, इस नपुंसकलिंग फल के प्रत्यय के बारे में किसी को कोई डाउट है कुछ? वेरी सिंपल है, फक्त सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का चेंज होता है। ओके। और दोनों कैसे पहचानना है, वो वर्ब को आपको क्वेश्चन करना है, कौन करता है। तो फिर अगर उन्होंने दिया फल तो वो कर्ता हो गया। किस पर क्रिया कर रहा है, दूसरा सवाल हमने क्रियापद को किया, तो अगर उन्होंने फल वो उत्तर दिया तो वो क्या है, कम्म है। तो इसी तरह हमको कर्ता और कम्म अगर वो दोनों शब्द सेम दिखते हैं तो इसी तरह हमको पहचानना है कि ये कर्ता है या कम्म है। ये थोड़ा आपको अभी मैं बता रहा हूं तो थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन आगे जाके अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके। तो अभी किसी को कोई डाउट है इसमें? सिर्फ किसमें मैं बोल रहा हूँ, ये अकारांत शब्द, इकारांत शब्द और उकारांत शब्द, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द जो है फल, इसके प्रत्यय में, इसके प्रत्यय में और इसके उदाहरण में अगर किसी को कोई डाउट है
तो ही कैन आस्क मी कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं वो आपको बता दूंगा। ओके, अभी समय भी समाप्त हो रहा है। अभी आपको जो होमवर्क जो है कल करना है, तो जो बुद्ध शब्द जो दिया है, ये लिली डिसिल्वा के किताब में नपुंसकलिंग फल शब्द दिया है, तो उसका जो पाठ है वो आपको करना है। ओके, हॅलो सर, हाँ बोला मॅडम। हे आपण आता हे वाक्य केलेलं आहे, बालको फलं खादते. हाँ तर याचं जे आपण अनेक वचन जर केलं, तर अनेक वचन केलं बालको फलाने खादते, तर मग बालकोच्या ठिकाणी बालका नाही येईल का सर मग? कारण फलानी आहे एक म्हणजे अनेक वचन आहे तर. मी ह्या बाबतीमध्ये मागच्या वेळेस कोणीतरी मला असाच प्रश्न विचारला होता, तर त्यावेळेस मी प्रत्येकाकडनं वधून घेतलं होतं की फक्त हो, कर्ता तेच बदलायचा विचारायचं असेल, होतं. हा कर्ता जर चेंज होत असेल तरच क्रियापद चेंज होतं, क्रियापद चेंज होत असेल तरच कर्ता चेंज होतं. ओके, तर मी इथे बालका आपलं बालको फलानी खादती म्हटलेलं आहे, तर इथे कर्ता पण एक वचनामध्ये आहे आणि क्रियापद पण एक वचनामध्ये आहे. मग तुम्हाला प्रॉब्लेम काय आहे? जर तुम्हाला अनेक वचनामध्ये करायचं असेल तर मग बालका फलानी खादंती असं करा, काही प्रॉब्लेम नाही. आलं लक्षात? मग तुम्ही कर्ता जर चेंज करत असाल अनेक वचनामध्ये, तर मग क्रियापद पण चेंज करावं लागेल. आणि फलानी तर आहेच त्याच्यामध्ये अनेक वचना, म्हणजे बालका फलानी खादंती म्हणजे अनेक बालक अनेक फळ खातात. आणि बालको फलानी खादती म्हणजेच काय, एक बालक अनेक फळ खातो असं त्याचं ट्रान्सलेशन. पण तुम्ही जर असं म्हणाल की बालका फलानी खादती असं जर तुम्ही लिहाल तर ते वाक्य चुकीचं होईल. आणि ह्या बाबतीमध्ये मी जवळजवळ 15 ते 20 मिनिट ह्या नियमाच्या वरती तुम्हाला दिलेला आहे. वारंवार मी क्लास सुरू झाल्यापासून सांगतो आहे की अशा पद्धतीचं याच्यामध्ये नियम आहेत, ते तुम्ही फॉलो करायचे. बालको फलाने खादती म्हणजे एक बालक अनेक फळं खात आहे असं त्याचा अर्थ होतो ना, म्हणजे हो फळांना. हो हो, बरोबर हा बरोबर हा, ठीक आहे, ठीक आहे सर, ओके, बरोबर बरोबर, करेक्ट. धन्यवाद. नाही, माझ्या मनात डाऊट आला तर मी तुम्हाला विचारला. नाही, काय हरकत नाही, विचारा विचारा, काय हरकत नाही. ठीक आहे सर. पण आता हे मी जे सांगतो ते तुम्ही लिहून घेत चला. हो, आणि ते लिहित आहे ना सर. हा लिहून घेत चला, म्हणजे कसं आहे, पुढे अजून तुम्हाला खूप अजून तुम्ही गुडघाभर समुद्रात पण नाही गेलेले या पाणीच्या. आलं का लक्षात? गोट्याजवळच्या पाण्यामध्ये तुम्ही अजून चालताय. तुम्हाला या पालीच्या याच्यामध्ये खूप खूप गंभीर याच्यामध्ये तुम्हाला शिकायचं आहे अजून. तर तुम्ही ज्या दिवशी जे होतं ना त्या दिवशीच तुम्ही सगळं म्हणजे पाठांतर करून समजून घ्यायचं, म्हणजे पुढे समजायला अडचण होत नाही. ओके.